सेकंड की एड फिल्म के साथ साथ 3 घंटे की फीचर फिल्म, और फीचर फिल्म भी ऐसी जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि तमाम अवार्ड फंक्शंस पर भी दंगल मचा दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं नितेश तिवारी की, और जो आज हमारे साथ मौजूद है सीएनबीसी आवाज पे। स्वागत है आपका। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अवार्ड्स के लिए जो आपको फिल्म फेयर मिले हैं, और तमाम रिकॉर्ड्स के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर दंगल ने यहां तोड़ दिए हैं। एक एडवर्टाइजिंग जगत के चीफ क्रिएटिव डायरेक्टर और उसके बाद बॉलीवुड के ए लिस्ट के डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाना, और एक ऐसा शख्स जो कि शौकीन तो क्रिकेट का है लेकिन फिल्म बनाई है कुश्ती पर, कैसे हुआ ये जर्नी एक्चुअली मेरी काफ़ी लंबी रही है। एडवर्टाइजिंग में मैंने बहुत समय स्पेंड किया। बॉलीवुड में मेरी एंट्री इत्तेफाक थी। इट वाज नॉट अ कॉन्शियस कॉल। अपने दोस्त विकास के साथ मैं एक फिल्म लिख रहा था और उसको डायरेक्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो मुझे और विकास दोनों को ही चिल्लर पार्टी डायरेक्ट करने के लिए कूदना पड़ा, और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई फीचर फिल्म डायरेक्शन में। दंगल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है। हालांकि ये मेरी सिर्फ तीसरी ही फिल्म है, पर इस फिल्म को जितना प्यार लोगों से मिला है और फ्रेटर्निटी से मिला है, एक क्रिएटिव बंदे के लिए एक बहुत ही रीअश्योरिंग सा फैक्ट है कि आपने जिस काम को किया उसको इतना प्यार और इतनी सराहना मिली। स्पोर्ट्स में मैं हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड था। बचपन से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, ये सब में मतलब हमने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और अपने कॉलेज के दिनों में भी मैं हॉस्टल के लिए बहुत खेलता था, अपने इंस्टीट्यूट को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करता था। तो मेरा जो रुझान है या मेरा जो प्यार है वो एक क्रिकेट अलोन के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए है। कुश्ती एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है, और कुश्ती की तरफ मेरा रुझान बचपन में इतना नहीं था। हालांकि मैंने दंगल देखे थे इटारसी में जहां मैं रहता था, लेकिन मैं इतना अट्रैक्टेड नहीं था कुश्ती की तरफ। लेकिन जब मैंने गीता और बबीता और महावीर सिंह जी की कहानी सुनी, और जब मैं इन लोगों से जाकर मिला, और जब मैंने पहली बार मैट रेसलिंग देखी, इन लड़कियों को मैंने मैट पे रेसल करते हुए देखा, तब मैंने रियलाइज किया कि इतना आसान नहीं है ये कुश्ती। आपको लगता है कि दांव पेच लगा के फटाफट हो जाता है ये, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल गेम है। इसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा मेंटली अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो एक नेचुरल अट्रैक्शन हुआ मेरा कुश्ती की तरफ जब ये मैं कहानी डेवलप कर रहा था। फिक्शन और फैक्ट्स, इसका तालमेल आपने दंगल में कैसे बैठाया है? और कहानी जो सच है वो तो दिखाई है, लेकिन दिलचस्प अंदाज से दिखाना, ये क्या चैलेंज रहा? सबसे पहले तो एक बात ये मेरा पर्सनली मानना है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी ऑडियंस की तरफ, क्योंकि आपकी ऑडियंस अपना वक्त आपको देती है, अपने पैसे आपको देती है, तो आप उनको अच्छा सिनेमा दिखाएं, उनको एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दें, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। अब उस नैतिक जिम्मेदारी को आप कितने शिद्दत के साथ निभाते हैं ये आपके ऊपर है। तो अगर एज अ राइटर व्हाइल वी वर डेवलपिंग दंगल, हमने रियलाइज किया कि मोटा मोटा जो फिल्म का इमोशनल जर्नी है, और मोटा मोटा जो महावीर सिंह जी का और गीता का और बबीता का जो जर्नी है, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम पूरी ही ईमानदारी के साथ दिखाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है ना कि इस तरह की कहानियों में एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है कि बहुत हैवी हो जाती हैं, और आप कितनी देर तक एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट को ऑडियंस को दिखाएंगे। तो नेचुरली हमने एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट लिया कि हम फिल्म को ह्यूमर के साथ लिखेंगे, तो एक एडिशनल लेयर ऑफ ह्यूमर रखी हमने। रियल लाइफ स्क्रीन प्ले नहीं लिखती है। रियल लाइफ में आपको करेक्ट पॉइंट्स पर ग्राफ नहीं मिलेगा, इमोशनल फिजिकल ग्राफ नहीं मिलेगा। वो चीजें हमने बहुत ध्यान में रखी। तो कुछ चीजों को हमने फिजिकली डिफरेंटली दिखाया है, लेकिन इमोशनली वो वैसी ही रही हैं। जैसे कि गीता और बबीता अपने 5-6 कजिन्स के साथ कुश्ती प्रैक्टिस करती थी। अब 5-6 कजिन्स को एक साथ हम लोग दिखाते और वहां पर फिल्म में, तो वो एक अलग से एक एफिनिटी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरफ आपको नहीं मिलती, तो उनको कंबाइन करके हमने ओमकार का कैरेक्टर वहां पर डेवलप किया। सो इसी तरह जो इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा मॉडिफाई किया, टाइमलाइन थोड़ी सी मॉडिफाई करी, बिकॉज वो स्क्रीन प्ले में वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान में रखकर फिल्म की कहानी को लिखा और उसका ग्राफ मेंटेन किया। क्योंकि अगर एग्जैक्टली आप जैसा हुआ है रियल लाइफ में और आप एग्जैक्टली वैसा दिखाने वाले हो,
तो फिर लोग यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं कह सकती हूँ कि क्रिएटिव डायरेक्टर का रोल यहाँ पर काफी हद तक काम आया है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग जो हम लोग को एडवर्टाइजिंग से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। मैं किसी को ये नहीं दिखा रहा हूं कि देखो मैं कितना मेथोडिकल होके एग्जैक्ट। वो मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों ने मेरे फिल्म को देखने के लिए पैसे और अपना वक्त दिया है, उनको उसका रिटर्न मिले। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहानी लिख रहे थे तो क्या आमिर पहले से ही आपने जहन में रख के ही स्क्रिप्ट लिखी है, आमिर को ही जहन में रखकर? नहीं, जब हम लोग फिल्म लिख रहे थे, यूजुअली मेरा राइटिंग प्रोसेस ऐसी होता है, मैं अपने राइटर्स के साथ लिखता हूँ। वो मेरी एडवर्टाइजिंग की सीख है, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उतना अच्छा है। आप ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अकेले आप जब बैठ के लिखते हो तो शायद कभी कभी एक टनल विजन हो जाता है आपका। तो ये मेरा प्रोसेस था। हमने तो किसी को तो दिमाग में रखा होगा आपने? हमने किसी को नहीं दिमाग में रखा था, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी एक्टर को या स्टार को या किसी को भी दिमाग में लेकर अगर आप लिख रहे हो, तो आपकी राइटिंग ना उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से इन्फ्लुएंस होने लगती है। आप उसके बारे में आपका जो परसेप्शन है, आप उस हिसाब से कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड दैट ऑलवेज प्लेज, तो आप उस हिसाब से लिखना चालू करते हो। आप कैरेक्टर को उतनी प्योरिटी में नहीं लिख पाओगे। जब आप किसी भी आदमी को या किसी भी स्टार को या एक्टर को ध्यान में रखोगे नहीं और तब लिखोगे, तो एक कैरेक्टर एक अपने आप एक प्योरिटी में निकल के आएगा जैसा वो होना चाहिए। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। तो हमने जब दंगल लिखी तो हमने किसी को भी, ना गीता, ना बबीता, ना महावीर सिंह जी, ना ओमकार, किसी को भी ध्यान में रख के नहीं लिखा था। खत्म होने के बाद जब रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर को पसंद आई और जब उन्होंने कहा कि आप किसको लेना चाहेंगे, तब कहीं जाकर आमिर सर का नाम हमारे जहन में आया था। अच्छा, आपके लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ काम करना कितना आसान या कितना मुश्किल रहा है? उनका इनपुट, आपका इनपुट, कैसे इसमें तालमेल बैठाया गया है? उन्होंने आपकी कितनी बात सुनी? वो एक दोस्त की तरह आपसे मिलते हैं। उन जिस तरह का रिस्पेक्ट वो अपने राइटर्स को देते हैं, इट्स इनक्रेडिबल। आप अगर फिल्म के क्रेडिट्स देखेंगे तो यूजुअली लास्ट क्रेडिट डायरेक्टर का होता है, उसके पहले प्रोड्यूसर्स का आता है। आप दंगल का क्रेडिट्स देखिए, सेकेंड लास्ट क्रेडिट राइटर्स को दिए। नाउ दैट्स द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट ही गिव्स हिज राइटर्स, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि राइटर्स ही नहीं है तो भाई प्रोडक्ट ही नहीं होगा ना हमारा। नाउ दिस इज द माइंडसेट वी आर टॉकिंग अबाउट। He is so easygoing, you can crack a joke on him and he's going to take it in a completely sporting manner. He never feels कभी भी अपने किसी को स्टार को उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं आमिर खान हूँ और तुम सबके साथ दोस्त की तरह काम करो। सबके लिए काम करना बहुत आसान हो गया। राइटिंग पे अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आप लोग कॉपी लिखते हैं और क्लाइंट्स उसे बार बार अप्रूव डिसअप्रूव करता है, तो उस तरह का एक्सपीरियंस का फिल्म में भी हुआ है, स्क्रिप्टिंग के दौरान भी हुआ है? कैरेक्टर्स में फेरबदल करना या किसी चीज पे अगर आप डिस्कस कर रहे हैं या किसी भी सीन पे आप बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट्स डिसअग्रीमेंट्स, किस तरह से वो एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उस लिहाज से यहाँ काम आया है? मेरे लिए तो बॉलीवुड राइटिंग का एक्सपीरियंस काफी सुखद ही रहा है। इतने आई हैव बीन वेरी लकी, जितने भी ड्राफ्ट मैंने लिखे हैं एज अ राइटर, उसमें ज्यादा फेरबदल किसी ने किया ही नहीं है। मे बी बिकॉज हमने बहुत वक्त लेके लिखा है हर चीज, और हमने काफी लॉजिस्टिकल चीजों को ध्यान में रखकर काफी कुछ परिपक्व तरीके से अपना ड्राफ्ट डेवलप किया है। तो वेदर इट वॉज चिल्लर पार्टी और भूतनाथ रिटर्न्स और नील बटे सन्नाटा, विच अगेन आई रोट विथ माई टीम, और और दंगल, कहीं पर भी ऐसा किसी ने बैठ के उसमें छेड़खानी नहीं करी है। तो आई थिंक वी बीन वेरी लकी कि हम। साथ ही जो आपने सब्जेक्ट्स चुने हैं वो बहुत दिलचस्प है, और इससे एक और चीज पता चलती है कि जो न्यू वेव ऑफ डायरेक्टर्स हम इंडस्ट्री में आता हुआ देख रहे हैं, वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो उनके दिल के काफी करीब है, जिसके बारे में वो सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज की एक तस्वीर को दर्शाते भी हैं। दंगल के पीछे भी हमने देखा है एक जेंडर इनइक्वालिटी की समस्या आपने हमारे सामने रखी है। ये एक बहुत ही कॉन्शियस कॉल नहीं होता है। व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग, मैं एक कॉन्शियस कॉल नहीं लेता हूं कि इस बार मैं ये मुद्दा उठाऊंगा या इस बार ये मुद्दा उठाऊंगा। मेरे दिमाग में एक ही बात सर्वोपरि रहती है कि ये कहानी लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। मैंने कभी एक कॉन्शियस कॉल नहीं लिया है कि इसमें मैं ये वाला मुद्दा उठाऊंगा या इसमें वो। मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली वो मुद्दे अपने आप जुड़ जाते हैं मेरी कहानियों से। मैं शायद विषय नहीं चुनता हूं, मुझे लगता है विषय मुझे चुन लेते हैं।
तो मैं शायद अपना द वे आई एम मे बी शायद इसी कारण से मैं इस तरह के विषयों के प्रति आकर्षित होता हूँ। बट एक ये कॉन्शियस कॉल कभी नहीं रहता है मेरा कि एक पॉइंट प्रूव किया जाए या एक मुद्दा उठाया जाए या समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाए, बट क्योंकि हमारा मूल ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लोगों को किस तरह एंटरटेन किया जाए। बट उसके साथ साथ अगर आप ये अचीव कर पाते हैं तो एक मेरे ख्याल से एडेड बेनिफिट है वो, और उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात कुछ नहीं हो सकती है कि अगर आपकी फिल्म लोगों को ना सिर्फ मनोरंजक लगे बट ऑल्सो लोगों के साथ सिर्फ थिएटर तक सीमित ना रहे, थिएटर से बाहर निकल के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए, उससे बड़ी बात, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग बात एक क्रिएटिव आदमी के लिए कुछ नहीं हो सकती। IIT बॉम्बे के बाद आपने बहुत सेक्टर्स अपने बदले हैं। ओवरऑल अभी तक की जर्नी कैसा लगता है आपको? मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 4 महीने काम किया था मैंने। मेरा जो ब्रांच था IIT में वो मेटलर्जी था, तो वहाँ से मैंने ऑलरेडी एक डिटूर ले चुका था कि मुझे मेटलर्जी में जॉब नहीं करना है। थोड़ा वर्किंग कंडीशंस मुझे लगा था थोड़ा हार्श होता है, और तो फिर मुझे लगा कि शायद सॉफ्टवेयर में मेरा रुझान रहे, तो सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करी। तो मुझे लगा कि यार इसमें भी इतना मज़ा तो है नहीं, और फिर एक चीज़ दिमाग में आई कि ज़िंदगी भर बैठ के यही करूँगा क्या मैं, यार बड़ा बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए। और ये सब चीज़ें मैं IIT में करता रहता था, राइटिंग प्लेस, डायरेक्टिंग प्लेस, उसमें मुझे एक बहुत मज़ा आता था। मैं शायद एंड सेम्स के लिए कभी पूरी रात नहीं जागा हूँ, लेकिन अगले दिन मेरा प्ले है उसके लिए मैं पूरी रात जागा हूँ। तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरा पैशन किस तरफ है। और एडवर्टाइजिंग एक एड इंडस्ट्री में सिर्फ मस्ती के लिए 2 महीने मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था, अपना सेमिनार एड एजेंसी में कॉपीराइटर के अंदर, जिसको मेरे गाइड ने बाद में रिजेक्ट कर दिया था, बोल के कि तुम IIT वाले हो कि एडवर्टाइजिंग में प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो। बट एनीवेज वो अलग बात थी। तो लेकिन उस समय मेरे को लगा था कि एडवर्टाइजिंग में जो कैजुअल एटमॉस्फेयर है, थोड़ा जो फन है, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था, अपील किया था। तो जब मैं ये थोड़ा बोर होने लगा अपने जॉब से, तो मैंने कहा कि इट्स नाउ और नेवर फॉर मी, कुछ ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं जमेगी एडवर्टाइजिंग, वापस आ जाएंगे, IIT की डिग्री है, इतना इज्जत तो मिल जाएगी, कहीं नौकरी तो मिल जाएगी। तो एक गैम्बल लिया, रिस्क लिया कि साल भर ट्राई करके देखते, नहीं जमा तो वापस आ जाऊंगा। ओवरऑल किस और अब इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि इस समय एक बड़े ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे खड़ी हुई है हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि अब हमारे देश में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, जो कि वेस्ट में बहुत पहले हो चुका था, और वहाँ की एडवर्टाइजिंग में ये परिवर्तन आपने बहुत पहले देख चुके हैं। बट इस वक्त जिस तरह से हमारा देश जिस मोड पे खड़ा हुआ है टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज पे, उसमें आपके जो कन्वेंशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, अभी सिर्फ वही अकेले कन्वेंशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहे। मतलब पहले आपको क्या था कि आप एक टीवी कमर्शियल चला दीजिए, एक रेडियो स्पॉट कर दीजिए, एक प्रिंट ले लीजिए, एक होर्डिंग ले लीजिए। जब मैं एडवर्टाइजिंग में ग्रो कर रहा था तो मेरे यही 4 मीडियम्स मेन हुआ करते थे। अभी आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए कितने सारे चैनल, आप ये कन्वेंशनल मीडियम्स के थ्रू आप हैं ही, वैसे भी डिजिटल हैज बिकम सो बिग, वेब सीरीज आर कमिंग अप इन अ बिग वे वेयर ब्रांड्स आर एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद वेब सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इवेंट्स जिनके साथ ब्रांड्स जुड़ सकते हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन जिनके साथ ब्रांड्स जुड़ सकते हैं, ब्रांड खुद ही अपना एक ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन करते हैं। मतलब द चैनल्स ऑफ मोबाइल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम बन चुका है। तो आप देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रही है इतने सारे मीडियम्स के साथ कोप अप करने में। हर डायरेक्टर की या हर एक कलाकार की एक एस्पिरेशन होती है, मैं ऐसा रोल करूंगा या मैं ऐसी फिल्म डायरेक्ट करना चाहूंगा। क्या अब तक आपने ऐसा कुछ सब्जेक्ट अपने जहन में सोचा है या आप रिसर्च कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर्स नाउ। तो मुझे एक ह्यूमर में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे एक बहुत लाइट हार्टेड मतलब थोड़ा सा इररेवरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी करने का मेरा एक मन है। थोड़ा सा एक एजी थ्रिलर करने का एक मन है मेरा, which doesn't necessarily need to be what I have been doing in the past, but as a creative person आपका एक मन करता है कि आप अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर करें। तो मैं ऐसा ही सेट कि मैं कॉन्शियस कॉल नहीं ले रहा हूँ कि इस बार मैं थ्रिलर ही लिखूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है थोड़े दिनों में मुझे एक शायद ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो बिल्कुल ऊट पटांग कॉमेडी हो और मुझे बनाने में बहुत मजा आए, या एकदम
एज ऑफ द सीट थ्रिलर हो जिसको बनाने में मुझे बहुत मजा आए, तो मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखता हूँ। एक बात जो सच है वो है कमर्शियल सक्सेस होना, करोड़ क्लब में शामिल होना। यहाँ पे हमने देखा कि दंगल ने कई रिकॉर्ड तो तोड़े ही हैं बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन एज अ डायरेक्टर आप कोई सब्जेक्ट चुनते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस का प्रेशर होता है कि बॉक्स ऑफिस पे इतना तो इस फिल्म को करना ही चाहिए। मैं गलत बोलूंगा, झूठ नहीं बोलना चाहूंगा आपको, आई बी ऑनेस्ट कि ऐसा ऑफ कोर्स होता है कि जब आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसका एक परफॉर्मेंस का प्रेशर आपके ऊपर रहे, बट आप एक अच्छी चीज़ ये है कि आप अकेले नहीं होते हैं उस प्रेशर को झेलने वाले, आपके साथ बहुत और लोग भी होते हैं जो आपके साथ मिलकर उस प्रेशर को झेलते हैं, तो अकेले आपके करने पर वो दारोमदार नहीं रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क एंड इट्स अ प्रोसेस वेयर लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। सो ऑफ कोर्स आप एक बहुत ही जुडिशियस कॉल लेते हैं कि इस फिल्म का पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली शायद इतना हो, तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप इसको इतने पैसे में ही बनाएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दंगल, आमिर खान जब किसी प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें फिर बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन साथ ही प्रेशर भी तो बढ़ता होगा। प्रेशर रहता है आपके ऊपर, क्योंकि आप के साथ इतने बड़े स्टार की प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, और आपके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर ये भी आता है कि आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एज ए डायरेक्टर। तो ये प्रेशर नेचुरल है, बट अगेन been lucky कि the pressure has not got better of us. We've still managed to stick to good storytelling without worrying about the outcome from the box office. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप एड बनाते हैं और अगर वो नहीं चलता है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी सक्सेस जरूरी होती है, इसीलिए भी क्योंकि एक तो उस फिल्म से जुड़े हुए कई लोगों के करियर होते हैं, और दूसरा एक फ्लॉप फिल्म, मैं ये वर्ड कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक खराब फिल्म लोगों के जहन में रहती है, और कहीं ना कहीं एक्टर डायरेक्टर की छाप और कमर्शियल वैल्यू भी एक तरह से मिस हो जाती है। तो कैसे कंपेयर करेंगे आप इसे? देखिए, फिल्म फीचर फिल्म जो है वो थोड़ी सी मैं बोलूँगा आपको कि आपकी कैपेबिलिटी को कुछ ज़्यादा टेस्ट करती है, क्योंकि आपको फीचर फिल्म में सेकंड चांस नहीं मिलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इस हफ्ते फिल्म रिलीज करी, लोगों को पसंद नहीं आई, आप लोगों को बोलेंगे रुक जाइए हम इसको ठीक करके 2 महीने बाद फिर से डालते हैं, आप उसको फिर से देखने आइएगा। ऐसा नहीं होगा। फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को आपका फेट डिसाइड हो जाएगा और आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। एडवर्टाइजिंग में आपका एक ऐड काम नहीं किया, आप उसको हटा के दूसरा ऐड डाल सकते हैं। सो एडवर्टाइजिंग वर्क कैन बी फॉरगिविंग, बट फीचर फिल्म वर्क पीपल आर नॉट दैट फॉरगिविंग, बट द रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो इन इक्वल प्रोपोर्शन। एक ऐड लोगों को बहुत पसंद आया, उनको मालूम भी नहीं है किसने लिखा है, उनको ये भी नहीं मालूम किस एजेंसी ने बनाया। फीचर फिल्म लोगों को पसंद आई, आपको सर आंखों पर बिठा लेते हैं लोग, आपकी तारीफों के पुल बन जाते हैं। तो रिवॉर्ड्स भी हैं, एट द सेम टाइम स्केयर भी है आपके पास। तो ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि लोगों को एडवर्टाइजिंग से, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, एंड दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ अस, कि लोगों को एडवर्टाइजिंग से एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। आपकी वाइफ को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला है और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर की श्रेणी में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह आप लोग क्रिएटिवली सिंक करते हैं? और आपने लिखी है नील बटे सन्नाटा, तो इस सक्सेस के बाद हाउ ग्लूड आर यू क्रिएटिवली, या ये हमेशा से आपका रैपो ऐसा ही था जब आप दोनों एडवर्टाइजिंग में काम करते थे? अश्विनी और मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला वर्किंग स्टाइल है। हम लोगों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स मालूम है, और अगर मुझे अश्विनी की किसी भी चीज़ में मदद चाहिए होती है तो मैं बेझिझक उसकी मदद लेता हूँ, उसकी ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक मेरी ओपिनियन को भी वो रिस्पेक्ट करती है। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं, बट एज ए डायरेक्टर हम लोग एक दूसरे की टेरिटरी में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो एक बहुत अलग किस्म की डायरेक्टर है, मैं एक बहुत अलग किस्म का डायरेक्टर हूँ। वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देती है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको देता हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी इंसिस्ट नहीं करते हैं कि भाई तुमको इसी तरह बनाना चाहिए। ये अलग किस्म के डायरेक्टर्स आप कैसे कहेंगे? मतलब थोड़ा सा उसको आप डिमिस्टिफाई कीजिए। मैं अश्विनी इज मोर हार्ट, वो मतलब थोड़ी इम्पल्सिव है, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है ना। उसकी चॉइसेस मेरी चॉइसेस के साथ मैच नहीं करती एज अ डायरेक्टर, बट उसके आउटपुट बहुत ही ब्यूटीफुल रहे हैं। नील बटे सन्नाटा में
मैं मतलब शायद वो कॉल्स नहीं ले पाता एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टडीड अप्रोच है मेरा, बहुत ही मेथोडिकल है, मैं शायद थोड़ा डिफरेंट हूँ इन टर्म्स ऑफ माय अप्रोच, बट वो मतलब काफी बिंदास है एंड शी लव्स टू टेक चैलेंजेस। तो मतलब फ्रेश म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने में बिल्कुल नहीं झिझकी वो, क्योंकि उसको भरोसा था कि रोहन विनायक बहुत अच्छा म्यूजिक करेंगे। एक चीज जो बहुत ही सरप्राइजिंग थी मेरे लिए कि पंकज त्रिपाठी जी को उसने प्रिंसिपल के रोल में लिया, कास्ट किया, जबकि उस समय परसेप्शन यही था कि पंकज त्रिपाठी जी गैंगस्टर वाले रोल ही करते थे, उनको उस रोल में देख पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। बट वो गट फील है उसका, अश्विनी का, जो उसने वहां पर पंकज जी को कास्ट किया, पंकज जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। तो मैं थोड़ा शायद अलग अप्रोच है उसकी, थोड़ी अलग अप्रोच है। डायरेक्टर बनने के बारे में सोचा नहीं लेकिन बन गए, और हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप दंगल के बाद भी हमें लगातार एंटरटेन करते रहें, और आपकी ऑडियंस जो पैसे देकर, आपने जैसा कहा कि वो पैसे देकर मेरी फिल्म देखने आती है तो एंटरटेन होनी ही चाहिए, वो एटीट्यूड को आप बरकरार रखें। नाइस टॉकिंग टू यू।